बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स बाज़ाब्ता शुरू हो रही है। हाँ तो बेटा आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले फिजिक्स का पेपर पैटर्न बताया था। आपका एक ही पीरियड हो पाया था। पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर फिजिक्स ये हम बता चुके थे, जिनका आज पहला पीरियड है। आपको मैंने बताया था कि आपके फिजिक्स के पेपर के 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए 17 मार्क्स का है और ये 17 एमसीक्यूज होते हैं, जिनमें से आपको सारे ही करने हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये काम जो है आपकी बुक रीडिंग से होगा। सेक्शन बी आपका टोटल 40 मार्क्स का है। बॉक्स बना 40 मार्क्स का है और इसमें 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 10 करने हैं। ये शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस का है। और बेटा ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से होगा। मैं इसे डिटेल से डिस्कस करता हूं। सेक्शन सी ये 28 मार्क्स का है। इसके गिर्द में बॉक्स बना रहा हूं। 28 मार्क्स का है। ये आपका थ्योरी का है। बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं। 3 क्वेश्चन में से 2 करना होते हैं और ये लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस का है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में फिजिक्स की 3 बड़ी ब्रांचेस करवाई गई हैं। 3 बड़ी ब्रांचेस। पहली ब्रांच है मैकेनिक्स और इसके चैप्टर हैं 1 से लेकर 7 तक। 1 to 7। सेकंड ब्रांच का नाम है, ये 3 डिफरेंट हैं तो ये भी मैकेनिक्स की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स एंड साउंड। ये भी मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं। एक चैप्टर है इसका, बहुत बड़ा चैप्टर है, किसी से पूछिएगा खौफनाक हद तक बड़ा है। और फाइनली आपका है लाइट या ऑप्टिक्स। इसमें चैप्टर 9 और 10 2 चैप्टर शामिल हैं। इस ओके बच्चों? तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। अच्छा बेटा जी, अब ये ज़हन में रखिएगा कि बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट नहीं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा डरते हैं फिजिक्स से। देखिए बेटा, आपने पढ़ने की तरतीब पहले समझनी है। मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स को मुश्किल समझा जाता है। वजह उसकी ये है कि फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है और फिजिक्स में बड़ी लंबी लंबी डेरिवेशंस होती हैं, जबकि मार्क्स लेना केमिस्ट्री में मुश्किल होता है। फिजिक्स में मार्क्स लेना बहुत आसान है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न होता तो ऐसे ही है, लेकिन उसके सेक्शन बी में हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट्स होते हैं और छोटी छोटी कंसेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। वहां आपको आंसर देना ही थोड़ा मुश्किल लगता है केमिस्ट्री में स्कोर करना। और फिर प्री मेडिकल के स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि आपके बायोलॉजी में जोलॉजी और बॉटनी के अलग अलग पेपर होते हैं और वो मार्क्स डिवाइड होने की वजह से जब आप हार्डवर्क भी कर लेते हैं तो आपके उसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं आते। हाँ, अलबत्ता
अब कोचिंग में ये रवायत है, अगर आप आके देखें हर साल स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट 90% उठाई है, और ऐसा भी है कि फिजिक्स में मार्क्स अच्छे बच्चे तो उठा लेते हैं। अच्छा, हमारा चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 चैप्टर 1 जो है इसका नाम है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। बेटा इसके टोटल टॉपिक्स सिर्फ 5 हैं। नंबर 1 है फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, बिल्कुल एग्जाम में नहीं आता। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। थर्ड है एसआई यूनिट्स, और फोर्थ है डायमेंशंस। पांचवा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें ये जो टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, ये थ्योरी नहीं आती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में याद रखिएगा, इसमें आपको मुस्लिम फिजिस्ट या मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, और याद रखने की यहाँ पर जरूरत है इनकी बुक्स के नेम्स, किताबों के नाम, इनकी कंट्रीब्यूशन भी आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स। अच्छा, याद रखिएगा कि मैं इन टॉपिक्स को इंट्रोडक्टरी होने की वजह से बहुत शॉर्ट पढ़ाता हूं, इन टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट पढ़ाता हूं, और इस टॉपिक को बहुत डिटेल्स। तो फिजिक्स क्या है, हेडिंग डाल लीजिएगा, व्हाट इज फिजिक्स। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका ये यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। पूरी कायनात जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। वो दो चीजें क्या हैं? कोई चैट बॉक्स में जवाब देगा। पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, पूरा पूरा। ये देखिए, ये यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है जो एक्सपेंड हो रहा है, हर लम्हे एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है, और अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पर पूरे यूनिवर्स की मैटर और एनर्जी से यूनिवर्स मिलकर बना है, और इस मैटर और एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो रहे। ठीक है ना? तो फिजिक्स जो है ये एक्चुअली याद रखिएगा, फिजिक्स ये फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। आप जानते हैं नेचुरल साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन हम 2 का जिक्र करेंगे, एक फिजिकल साइंस और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस में आप सिर्फ मैटर की को स्टडी करते हैं और इसमें आप ये नहीं देखते कि मैटर लिविंग थिंग से आया या नॉन लिविंग थिंग, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में आप सिर्फ लाइफ को यानी लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। और ये दोनों ब्रांचेस किसकी हैं? नेचुरल साइंस की। लेकिन हम कहते हैं फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर और एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है। द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, नोट कीजिएगा, फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, energy. The branch of natural science which deals with the study of matter, energy and their interaction. मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। याद रखिएगा, हम फिजिक्स में मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इसकी जो ब्रांचेस हैं, फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, हेडिंग डालिएगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैं यहां बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द फिजिकल लॉज ऑफ द यूनिवर्स। इस तरह भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल फेनोमेना। फिजिक्स नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक मेजरमेंट से, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट से। याद रखिएगा, फिजिक्स नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स। तो इसकी जो ब्रांचेस आपको मैट्रिक में पढ़ाई गई थी, जैसे आपको याद है कि बहुत पॉपुलर है मैकेनिक्स में आप फिजिकल वर्क को स्टडी करते हैं। तो आप जानते हैं मैकेनिक्स में आप वर्क को स्टडी करते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है और वो डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसमें सारा फोर्स और वर्क से एसोसिएटेड है। आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस नहीं याद करनी, सिर्फ नाम याद करने हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, आपने नंबर 3 जैसे एटॉमिक फिजिक्स है, इस तरह आपने कम से कम 10 ब्रांचेस के नाम नोट कर लेने हैं। आपकी किताब में इन ब्रांचेस के कुछ नाम दिए हैं, डेफिनेशंस की कोई जरूरत नहीं है। प्लाज्मा फिजिक्स नोट कीजिएगा, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स लाइट से मुताल्लिक है। तो आप इसमें फिजिक्स की 10 ब्रांचेस के, अब करना क्या है फेयर करते हुए कि आप पहले फिजिक्स की डेफिनेशन लिख दीजिए और उसके बाद फिजिक्स की ब्रांचेस के नाम लिख दीजिए, 10 ब्रांचेस के नाम। ठीक है ना? अब आ जाइए हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। देखिए, हम इसको बिल्कुल भी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में जो एमसीक्यू चैप्टर 1 से आते हैं वो इसी पोर्शन से आते हैं। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर सिर्फ सीखना है मुस्लिम साइंटिस्ट। जैसे नंबर 1
अलजबरा के बानी अल ख्वारिज़मी इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, हिसाबुल जबर वल मुकाबला है। आज जो आप पूरा अलजबरा पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से है। ख्वारिज़म में पैदा हुए थे, उस वक्त के समरकंद बुखारा के साथ आज के उज़्बेकिस्तान जिसे कहते हैं, उस जमाने में उसे खरासा कहा जाता था। वहां पर बड़े दो शहर मशहूर थे, उनके नाम आप हिस्ट्री में देखेंगे। अच्छा, मजे की बात यह कि इसी रीजन में चंगेज खान भी बाद में आया और यहाँ पर उसने इल्म का नामो निशान मिटा दिया क्योंकि खुद जाहिल आदमी था। तो ख्वारिज़म में ये पैदा हुए और उसके बाद ये बगदाद चले गए और इन्होंने पहले बसरा गए, फिर बगदाद गए। वहां पर इन्होंने अलजबरा की बुनियाद रखी। याद रखिएगा, उस जमाने में एक ट्रेंड था, जैसे इब्ने सीना को भी अलजबरा से मोहब्बत थी। हालांकि इब्ने सीना जो है बहुत बड़े तबीब हैं, डॉक्टर गुजरे हैं, लेकिन उन्हें अलजबरा से मोहब्बत थी। अल बैरूनी को अलजबरा से बड़ी मोहब्बत थी। जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर थे वो मेडिसिन में भी और मैथमेटिक्स में भी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और तो इन्होंने अलजबरा की बुनियाद रखी। दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उस जमाने में बानी किस किस के थे, ये अलजबरा के और एल्गोरिथम या लोगरिथम। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, एल्गोरिथम या लोगरिथम। एल्गोरिथम का कंट्रीब्यूशन जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा है। अब आप देखिएगा इनकी वजह से। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर काम किया। सेकंड साइंटिस्ट जो हैं उमर खयाम हैं। उमर खयाम ये शायर भी थे, पोएट भी थे और इसके साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। रुसल ने इनके बारे में रुसल ने बहुत बड़े अंग्रेजी जुबान के, इंग्लिश लिटरेचर के बर्ट्रैंड रुसल ने इनके बारे में कहा है कि मैं सिर्फ एक आदमी को जानता हूं जो बैक वक्त शायर भी था, म्यूजिशियन बहुत बड़े थे और मैथमेटिशियन भी था, और वो उमर खयाम है। आपकी किताब में इनकी ज्यादा डिटेल नहीं है। तीसरे शायर जो हैं अल बैरूनी थे। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है, आपको पता है कि ये मुगल बादशाह अकबर के दौर में ये हमारे बरसगीर में आए थे। अच्छा, इन्होंने बड़े अदवार देखे हैं। ये अल बैरूनी भी याद रखिएगा कि उसी जगह के थे, ख्वारिज़म के थे या उसी के इर्द गिर्द के थे, और ये बगदाद आए थे। इन्होंने 3 मुख्तलिफ बादशाहों, बल्कि 4 मुख्तलिफ बादशाहों का दौर देखा। हारून रशीद का जो बेटे थे मामून रशीद, उसका दौर देखा। उसके बाद अली मामून का दौर देखा और उसके बाद जो है उनका जवाल भी देखा। और महमूद गजनवी गालबन उस जमाने में उन्होंने बगदाद फतह किया था और ये उनके भी दरबार में रहे। लेकिन इनका काम सिर्फ एक ही था कि अपने काम से काम रखते थे। इन्होंने बड़े मजे की बात, पाकिस्तान में एक शहर है जेलम, जेलम में एक छोटा सा गांव है पिंड दादन उसका नाम है। पिंड दादन में रहते हुए इन्होंने
इंडियन हिस्ट्री पर एक किताब लिखी। अच्छा, इन्होंने इसके अलावा फलसफे पर एक किताब लिखी जिसे किताबुल मसूदी कहा जाता है, प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। और मैथमेटिक्स पर, अच्छा, इनका सबसे बड़ा कमाल क्या है कि इन्होंने इतनी जुबानें सीखी थी, संस्कृत भी इन्होंने सीखी। हाँ बेटा, ये सिर्फ साइंटिस्ट का जिक्र है, इनका मैथ में काम है। और याद रखिएगा, मैथमेटिक्स इज द हेल्पिंग टूल ऑफ फिजिक्स। तो जिन्होंने मैथ का काम किया उन्होंने फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो इनका नाम, जितने भी मैथमेटिशियंस हैं वो फिजिस्ट भी हैं। जैसे आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप जानते हैं ना? आप तो जानते हैं कि वो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट है। लेकिन आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच कैलकुलस का आगाज किया था। और सर आइजैक न्यूटन बुनियादी तौर पर मैथमेटिशियन थे, फिजिस्ट नहीं थे। ठीक है ना मेरा बेटा? तो आप अगर इनमें किसी भी मैथमेटिशियन को पढ़ते हैं तो एक्चुअली उसने काम जो है मैथमेटिक्स के लिए नहीं किया, उसने फिजिक्स के लिए किया। आपकी फिजिक्स पूरी की पूरी डिपेंड करती है मैथमेटिक्स पर। तो अल-बेरूनी ने जो किताब लिखी बेटा नोट कर लीजिएगा, किताबुल कानून अल मसूदी है। किताबुल कानून अल मसूदी है, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी के मौजू पर ये किताब है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पर किताब लिखी और साइंस की कई ब्रांचेस के बानी भी हैं। ये बड़ी तवील उम्र पाई इन्होंने। इसके बाद याकूब बिन इसहाक अल किंदी हैं। इन्होंने भी मैथमेटिक्स पर, एस्ट्रोनॉमी पर, मेडिसिन पर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर काम किया। देखिए बेटा, एक चीज याद रखिएगा, उस दौर में कोई भी फिजिस्ट नहीं था। जैसे जाबिर बिन हियान केमिस्ट नहीं था। उस जमाने में इन ब्रांचेस का इतना शोरा नहीं हुआ करता था। तो उस दौर में ये सारे जो हैं साइंटिस्ट ही कहलाते थे, या स्कॉलर्स कहलाते थे, या फिलासफर कहलाते थे। ठीक है ना बेटा? तो आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि इन्हें फिजिस्ट कहा गया हो। इन्हें या तो मैथमेटिशियन कहा जाता था, या इन्हें एस्ट्रोनॉमिस्ट कहा जाता था, या इन्हें फिलासफर कहा जाता था। इसके बाद आपके पास आते हैं जनाब, नोट कर लिया आपने, अल-किंदी की कंट्रीब्यूशन। यहां सबसे आखिर में इब्ने सीना। लेकिन मैं यहां पर इब्नुल हैथम का नंबर 4, अल हैथम का जानबूझकर जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि कल मैं आपको अल हैथम और इब्ने सीना के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि इब्नुल हैथम जो हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा फिजिक्स की का जो काम किया है वो ऑप्टिक्स पर किया है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन्हीं की टर्म्स हैं। अच्छा, इन्होंने पिन होल कैमरा बनाया। इन्होंने जो उस जमाने में किताब लिखी थी, आपने उसका नाम देखना है। उस जमाने में जो किताब लिखी थी, आज उसे अंग्रेज बुक ऑफ ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प इनकी बायोग्राफी है। इन्होंने अपने दौर में, गालिबन का ताल्लुक जब बगदाद से नहीं था बल्कि बसरा से था, इन्होंने अपने दौर में एक दावा किया था कि अगर दरियाए नील में जो तूफान आता है उसकी पहले से पेशबंदी कर ली जाए तो हम बहुत सारी तबाही से बच सकते हैं। तो उस जमाने में दरियाए नील, आप जानते हैं, मिस्र में है। तो मिस्र के बादशाह ने इनको दावत दी थी, और वहां जाके इन्हें अंदाजा हुआ कि मैं 10 साल तक भी मेहनत करूं तो मैं वो काम नहीं कर सकता जिसका मैंने दावा किया है। और ना तो उसकी फैसिलिटीज हैं। चुनांचे इन्होंने इन्होंने अपने आप को शो किया कि ये पागल हो गए जान बचाने के लिए। और बादशाह ने जब देखा कि ये ड्रामा कर रहे हैं, सॉरी, तो इन्हें कैद में बंद कर दिया। और कैद में रहते हुए इनके पास चंद शीशे के टुकड़े थे। इन्होंने
वहां रहते हुए पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट दिया और अपनी वो शोरा आफाक किताब उस कैद में रहते हुए लिखी। बाद में वो बादशाह मर गया, इन्हें रिहाई मिल गई, ये बाद में बगदाद आ गए और उसमें बगदाद की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके इंचार्ज बने। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने वहां रहते हुए बगैर फैसिलिटीज की, जी बेटा, किताबुल मनाजिर इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी। अच्छा, इब्ने सीना ये तबीब थे। अब यहाँ जिक्र क्यों है फिजिक्स की किताब में? क्योंकि उस जमाने में ये सारे फिलासफर कहलाते थे और उन्होंने फिजिक्स पे काम किया है, मैथमेटिक्स पे काम किया है, तमाम ने। इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये छोटे से थे, यतीम थे और इन्हें जो है अलजबरा से बड़ी मोहब्बत थी। ये समझते थे कि ये अलजबरा आसानी से सीख सकते हैं। चुनांचे इन्होंने वहां पर ख्वारिज़्म के ही एक छोटे से शहर में थे। इनकी वालिदा का नाम मुझे याद पड़ता है, सितारा था गालिबन। इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो वहां पर ही रहते हुए इन्होंने एक सब्जी फरोश जो इंडियन था, इंडिया से गया हुआ था, मुसलमान था, उसके इन्हें पता चलता है कि उसे अलजबरा आता है, तो ये उसके पास जाके अलजबरा सीखते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा मज़हबी इनका मामला भी गड़बड़ रहा है, मैं उसे डिस्कस नहीं करूँगा। बहरहाल ये उससे अलजबरा सीखते हैं और आखिरकार वो कह देता है कि भाई जितना मुझे अलजबरा आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब तुम्हें अगर अलजबरा सीखना है तो तुम शहर जाओ और वहाँ पर जाके, मुझे याद है नहीं पढ़ रहा, उस बादशाह का नाम, उस हुक्मरान का नाम क्या है? चलिए, इंशाल्लाह मैं कल आपको कोशिश करूंगा याद रहे तो बता दूं। तो ये उसकी लाइब्रेरी में जाओ, क्योंकि उस जमाने में आप याद रखिएगा कि बादशाहों के पास इतनी बड़ी फैसिलिटी हुआ करती थी, उनके पास लाइब्रेरीज होती थी। और अगर कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता था, उसकी लाइब्रेरी उसके सारे इंसामिया को अपने साथ ले जाता था और फिर वो किताबें जो बहुत कीमती समझी जाती थी, हाथ से लिखी हुई किताबें हुआ करती थी, उन किताबों से उनके लोग इस्तेफादा हासिल करते थे और वो बादशाह की जाती लाइब्रेरी हुआ करती थी। बड़े बड़े अमीर लोगों की जाती लाइब्रेरी होती थी। तो इसे जब पता चलता है कि बादशाह के पास लाइब्रेरी है जिसमें अलजबरा की सैकड़ों किताबें हैं, तो ये उस शहर जाता है और शहर जाता है, इससे पता चलता है कि लाइब्रेरी में कोई आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता। और ये लाइब्रेरी में दाखिल होने का एक हैरान कुन तरीका दरियाफ्त करते हैं। इन्हें पता चलता है कि बादशाह को बड़ा शदीद किस्म का पेट में दर्द होता है, जिसे कोलेंज का दर्द कहते हैं। तो और उसका कोई उस जमाने में इलाज नहीं था। चुनांचे ये सोचते हैं कि अगर मैं बादशाह का इलाज कर लूं तो वो इनाम के तौर पर खुश होकर मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने की इजाजत दे देगा। इसी तरह होता है, गालिबन की उम्र 14 या 16 साल होती है। ये एक तबीब के पास, हकीम के पास जाते हैं और अपनी जाती मेहनत से 2 साल के अंदर अंदर, 18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में, ये ये जो है उस मर्ज का इलाज दरियाफ्त कर लेते हैं जिसका बड़े बड़े तबीब, इस दौरान ये बहुत सारा और भी मेडिसिन के बारे में इन्हें पता चलता है, जड़ी बूटियों के बारे में, हर्ब्स के बारे में पता चलता है। बहरहाल ये जाके बादशाह को उनको बताते हैं कि मैं इलाज कर सकता हूँ। तो बादशाह सलामती से आते हैं, मैं इसे जरा मुख्तसर बता रहा हूँ। आते हैं, बुलाते हैं और ये उन्हें वो मेडिसिन देता है और वो मेडिसिन से 3 दिन के अंदर बादशाह की वो साल साल की बीमारी खत्म हो जाती है। और बादशाह सलामती से पूछते हैं खुश होके कि बच्चा बता, तू क्या चाहता है? तो ये बादशाह को बताते हैं कि मैं आपकी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बादशाह इन्हें इजाजत दे देते हैं और शर्त ये होती है कि ये लाइब्रेरी से कोई किताब बाहर नहीं ले जा सकता, कोई चीज नोट नहीं कर सकता। 1 साल के लिए लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकता है, वहां रह नहीं सकता, ना ला सकता है किताब, ना नोट कर सकता है। और ये इतने जीनियस हैं कि ये अपनी पसंद की तमाम किताबें हिफ्ज कर लेते हैं। 1 साल के बाद अ, दिलचस्प बात ये कि अलजबरा की मोहब्बत में जाते हैं और वहां पर इन्हें मेडिसिन पर भी किताबें मिलती हैं। चुनांचे सैकड़ों किताबें, कहा जाता है कि हिफ्ज करके जब साल खत्म होता है, यहाँ थोड़ा सा एक और भी बड़ा अजीब मामला है। साल जब खत्म होता है तो ये वहां से निकलते हैं, बादशाह सलामत इसे को पता चलता है कि इन्होंने सारी किताबें हिफ्ज कर ली। कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी, शायद इन्होंने लगाई थी या किसी और ने लगाई थी, इन पर इल्जाम हुआ और इन्हें मुल्क, वो शहर छोड़ना पड़ गया और ये वापस ख्वारिज़्म आते हैं। 10 साल अब वहां रहते हैं, अपने वालिद की खिदमत करते हैं, गालिबन वालिदा की खिदमत करते हैं और उसके बाद बगदाद चले जाते हैं। मैं अब आपको ये इब्ने सीना के बारे में बता रहा हूँ, जिसको हमारी यूरोपीय दुनिया एविसीना कहते हैं। एविसीना नाम बिगाड़ना तो यूरोपन क्या के खमीर में है, हमेशा से है। अब देखिए, अल बैरूनी का नाम बिगाड़ा गया, इब्नुल हैथम का नाम बिगाड़ा गया,
इब्न सीना को एविसीना कहा गया, तो एविसीना की कंट्रीब्यूशन जो है वो तिब में है। अब आप सोचिए कि यहाँ फिजिक्स में इनका क्या काम। तो इनकी किताब जो बड़ी मशहूर हुई किताब, इन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, याद रखिएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि तकरीबन इन्होंने 250 के करीब करीब किताबें लिखी। मैं शायद गलत कह रहा हूँ, लेकिन आखिरी उम्र में इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने जिस बादशाह का कॉलेज के मर्ज का इलाज किया था, आखिरी उम्र में ये खुद जो है किसी बीमारी का शिकार हुए और अपना इलाज नहीं कर पाए। बड़ी कसम पुरसी की हालत में, बड़ी गुर्बत की हालत में ये जलावतनी भी इन्होंने इख्तियार की। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक बादशाह के अंडर ये लोग हुआ करते हैं और उस बादशाह का जवाल होता है, तो फिर नया जो बादशाह आता है वो इनको इनको वो सहूलतें नहीं देता, बल्कि इनके साथ सख्तियां भी करता है। आखिरी वक्त में इनके साथ काफी परेशानियां रही। अच्छा, इनके मरने के तकरीबन 200-250 साल बाद अंग्रेजों को पता चला कि इतना जीनियस भी है। इन्होंने किताब जो लिखी थी वो आंख के मौजू पर थी, ऑप्टिक्स। सॉरी, इब्न सीना की बात करूं, इब्न हितम की बात नहीं कर रहा। इन्होंने अच्छा इन्होंने इंजेक्शन इजाद किया। ये पहले तबीब हैं, गालबन पहले तबीब हैं, इससे पहले इन्होंने प्रॉपरली ऑपरेशंस किए। आप इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं इसको जरा फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसका कोई अमल दखल नहीं, और ये बिल्कुल पाकिस्तान स्टडी की तरह है। मैं कभी भी इसको डिटेल में, वरना हम चाहते तो एक पीरियड में एक टॉपिक लेते और उसको खत्म कर देते। बेटा, आपका 1 मिनट बाकी रहता है। इंशाल्लाह कल मैं आपको एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, और एसआई यूनिट्स के बारे में सीखना इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने बहुत अहम टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डायमेंशंस। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।